अजीज़ तलबा, मेरा आज का लेक्चर मशहूर व मारूफ मिज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की तंज़ो मिज़ाह पर मबनी तहरीर चारपाई और कल्चर पर मबनी है। हम इस मज़मून के बारे में भी पढ़ेंगे, इसका तनकीदी जायज़ा भी लेंगे, लेकिन इससे पहले मज़मून निगार यानी मिज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के मुख्तसर हालात ज़िंदगी और उनके तर्ज़ तहरीर का जायज़ा। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का अरसा हयात 1923 से 2018 पर मबनी है। 1923 में टोंक, भारत में पैदा हुए। उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से मुआशियात में एमए किया और फिर बैंकारी के शोबे को ज़रिया मुआश बनाया। वो कई बैंकों के सरबराह रहे और पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल के चेयरमैन के ओहदे पर भी फाइज रहे। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के मज़ाह निगारों में होता है। उनकी तसानीफ में चराग तले, खाकिम बदहन, ज़र गुज़िश्त और आबे गुम के नाम शामिल हैं। ज़हीर फतहपुरी ने उनकी तहरीरों के बारे में कहा था कि हम उर्दू मज़ाह के अहदे यूसुफ़ी में जी रहे हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने कराची में 2018 में वफ़ात पाई। और अब मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की अदबी हैसियत। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी मौजूदा दौर में सबसे मुनफरिद मज़ाह निगार और बेहतरीन अदीब हैं। वो मज़ाह में पतरस की रिवायत के ज़्यादा करीब हैं। पतरस ही की मानिंद वो अपनी ज़ात को भी शामिल मज़ाह कर लेते हैं। मज़ाहिया अदब में नई तर्ज के मूजिद ऐसे अदीब जिनके तंज में बला की काट है, और यही खूबी उन्हें हम असर अदीबों में इनफरादियत बख्शती है। और अब उनके तर्ज तहरीर की खुसूसियात। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का अंदाज़ बयान शगुफ्ता और रवां है। उनके फ़िक्रों की जिद्दत और नुदरत ने उनकी तहरीरों को खुशनुमा और दिलकश बना दिया है। ज़बान और बयान पर कुदरत उनकी एक अहम खूबी है। उनकी ज़बान मंझी हुई और तसन्नो से पाक है। वो ज़िंदगी और अफराद की नाहमवारियों पर खुद भी हंसते हैं और दूसरों को भी हंसाते हैं। मामूली वाक़यात के बयान में भी मज़ाह का पहलू पैदा कर लेते हैं। उनके मज़ाह में बड़ा रखरखाव और मतानत पाई जाती है। वो खालिस मज़ाह के साथ साथ ज़राफ़त और तंज से भी काम लेते हैं। बात से बात निकालना उनकी नुमाया खासियत है। बेसाख्तगी और शगुफ्तगी की ये कैफियत है कि हर बार पढ़ने पर नया लुत्फ़ मिलता है। ज़बान की बरजुस्तगी और बयान के हुस्न ने उनकी तहरीर को जादू असर बना दिया है। उनका अंदाज़े बयान मानवियत से भरपूर है। तशबीहातों, इस्तिआरात के साथ साथ अल्फाजों, तराकीब और अशार की जा बजा पैरोडी भी नज़र आती है। मुहावरात का बरजुस्ता इस्तेमाल भी उनके अंदाज की नुमाया खसूसियत है। इसी तरह उनके यहाँ अपनी तहजीब व सकाफत का अक्स भी वाज़े तौर पर दिखाई देता है। इसके अलावा मज़ाह निगारी में वाक़या निगारी और मंजर कशी से मज़ाहिया उसलूब पैदा करने के साथ साथ इन्होंने मशरकी रिवायात के इम्तिजाज से एक नए उसलूब को जन्म दिया है, जिसकी वजह से उनकी मज़ाह निगारी, उनके उसलूब की ताजगी और उनके मवाद की कुदरत की बदौलत उन्होंने कारी के दिलों में, नकाद के दिलों में घर कर लिया है। मुख्तसर ये कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के उसलूब की खुसूसियत उनकी ख़याल आफरीनी, फ़िक्र अंगेज़ी और लताफ़त व शगुफ्तगी है, जो उन्हें दूसरे मज़ाह निगारों से मुमताज़ करती है। और अब मज़मून से अख़ज़ करदा चंद इक़्तिबासात और उनकी वज़ाहत। पहला इक़्तिबास। पहली बार
बान की खुर्री चारपाई की चरचराहट और अदवान का तनाव देखकर बास नौवारिद सैया उसे सारंगी के कबील का एशियाई साज समझते हैं। अब यहाँ बात हो रही है ऐसे लोगों की जो एशिया से ताल्लुक़ नहीं रखते और यहाँ महज सयाहत के इरादे से आते हैं, और अगर उन्हें कोई किसी जगह पर चारपाई नज़र आ जाए तो उस पे बैठते ही जिस तरह से चारपाई चरचराने लगती है, उसकी जो आवाज़ें आती हैं, तो बाज़ लोग ये समझते हैं, यानी सैयाह ऐसे समझते हैं कि उन्हें लगता था जैसे कोई सारंगी जो एक साज है जिसमें इसी तरह से तार लगे होते हैं, जिस तरह से अदवान चारपाई में कसी जाती है, इसी तरह से तार कसे हुए होते हैं सारंगी में। तो जो सैयाह हैं वो ये समझते रहे कि ये शायद कोई ऐसा साज है जो किस इंसानों के बैठने से ही बजने लगता है। तो यहाँ ये जुमला मिज़ाह निगारी का शाहकार है। अगला इक्तिबास, चारपाई एक ऐसी खुदकफील तहजीब की आखिरी निशानी है जो नए तकाज़ों और ज़रूरतों से ओहदा बरा होने के लिए नित नई चीज़ें इजाद करने की कायल न थी। पहले कुछ इस्तिलाहात की वजाहत। खुदकफील तहजीब यानी अपने हिसाब से मुकम्मल, बज़ाते खुद मुकम्मल एक ऐसी तहजीब जिसे किसी किस्म की इजाफे की ज़रूरत नहीं, और बिलाशुबा हमारी एशियाई तहजीब बज़ाते खुद मुकम्मल है, इसमें किसी इजाफे की ज़रूरत कभी भी पेश नहीं आई। अब जब तजदीद की बात आई, जिद्दत पसंदी की बात आई, नए तकाज़ों की बात आई, तो लोगों ने नई नई चीज़ें ईजाद करना चाहीं, लेकिन हमारी एशियाई तहजीब इस कदर मुकम्मल रही कि महज चारपाई से ही मुख्तलिफ तरह के काम लेने की वजह से इसे बिलाशुबा दीगर तहजीबों पर शायद फोकियत ही रही हो। बहरहाल देखा जाए तो चारपाई हमारी तहजीब की ऐसी निशानी बन चुकी है। नई जिद्दत पसंद लोग नए कह लिया जाए कि तकाज़ों से और नई आसाइशात से हम आहंग करने के लिए अपनी ज़िंदगी को मज़ीद मुज़य्यन करने वाले लोग चारपाई से अगरचे नाला हैं, लेकिन चारपाई अब तक एक ऐसी निशानी है हमारी तहजीब की जो नए तकाज़ों में, नई ज़रूरियात में भी उनको पूरा करने के लिए पेश रही। कहा जा सकता है कि नई खूबियां तक इस चारपाई की खुसूसियात के सामने सर उठाने के काबिल ना रहीं। अगला इक्तिबास, गौर से देखिए तो ये वही चारपाई है जिसकी सीढ़ी बनाकर सुघड़ दीवियां मकड़ी के जाले और चुलबुले लड़के चिड़ियों के घोंसले उतारते हैं। इसी चारपाई को बवक्ते ज़रूरत पट्टियों से बांस बांधकर स्ट्रेचर बना लेते हैं, और ज़रूरत पड़ जाए तो इन्हीं बांसों से एक दूसरे को स्ट्रेचर के काबिल बनाया जा सकता है। इसी पर नौमौलूद बच्चे गाँव गाँव करते चुंधियाई हुई आंखें खोलकर अपने वालिदैन को देखते हैं और रोते हैं, और इसी पर देखते ही देखते अपने प्यारों की आंखें बंद हो जाती हैं। अब इस इक्तिबास में साहिबे मज़मून ने चारपाई के मुख्तलिफुन नौ इस्तेमालात बताए हैं। ये सिर्फ बैठने के और आराम करने ही के काबिल नहीं आती, बल्कि ज़माने कदीम से ख़वातीन इसे बतौर सीढ़ी इस्तेमाल करती रहीं। इसी तरह से लड़के इसको सीढ़ी के तौर पर चिड़ियों के घोंसले के लिए इस्तेमाल करते रहे। इसमें बाज़ औक़ात पट्टियों से बांस बांध लिए जाते थे तो इसे स्ट्रेचर भी बना लिया जाता था, और अगर कभी कभार लड़ाई झगड़ा हो जाता तो इसी के बांस उतार के एक दूसरे की मरम्मत करने के भी काम आती थी। इसी तरह से इसी चारपाई पर छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे अपना बचपन गुजारते हैं, और ये चारपाई ही ऐसी चीज़ है जिस पर बुजुर्गों का, ज़ईफुल उम्र लोगों का
इंतकाल हो जाता है, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। अगला इक्तिबास, गौर कीजिए तो मुबाहिसे और मनाजरे के लिए चारपाई से बेहतर कोई जगह नहीं। इसकी बनावट ही ऐसी है कि फरीकैन आमने सामने नहीं बल्कि अमूमन अपने हरीफ की पीठ का सहारा लेकर आराम से बैठते हैं, और बहसो तकरार के लिए इससे बेहतर तर्ज नशिस्त मुमकिन नहीं, क्योंकि देखा गया है कि फरीकैन को एक दूसरे की सूरत नजर ना आए तो कभी आपे से बाहर नहीं होते। इसी बिना पर मेरा अरसे से ये ख्याल है कि अगर बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात गोल मेज पर ना हुए होते तो लाखों जानें तल्फ होने से बच जाती। अब इस इक्तिबास में साहिब मजमून का कहना है कि मुबाहिसे के लिए, मनाजरे के लिए चारपाई से बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें बैठने वाले लोग आमने सामने नहीं बैठते बल्कि आगे पीछे बैठते हैं, और अगर बहस और तकरार भी होती है तो एक दूसरे की शक्ल नजर नहीं आती, जिसकी वजह से मुमकिना लड़ाई लाजमन रुक जाती है। मद्दे मुकाबिल का चेहरा सामने ना हो तो हमें उसके तासुरात का अंदाजा नहीं होता, और बात सिर्फ लफ्जों की हद तक महदूद रहती है, आगे नहीं बढ़ पाती। और यहाँ साहिब मजमून ने एक और मज़ाह का एक ऐसा जुमला पेश किया जो अपनी मिसाल आप है कि अगर बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात गोल मेज पर ना हुए होते तो लाखों जानें तल्फ होने से बच जाती। यानी गोल मेज पर आमने सामने बैठकर एक दूसरे के तासुरात देखकर मुख्तलिफ अक़वाम आपस में उलझ पड़ी और लाखों जानें ज़ाया हुई, जो अगर चारपाई का इस्तेमाल किया जाता उसकी जगह पर तो इतनी जानों के ज़या से बचा जा सकता था। अगला इक्तिबास, गीबत उसी की होती है जिसे अपना समझते हैं, और कुछ यूं भी है कि हमारे यहाँ गीबत से मकसूद मोहब्बत है, ना गुजारिश अहवाल वाकई, बल्कि महफिल में लहू गर्म रखने का है एक बहाना। लोग घंटों चारपाई पर कुछ कुछ मसाते रहते हैं मगर कोई उठने का नाम नहीं लेता, इसलिए कि हर शख्स अपनी जगह बखूबी जानता है कि अगर वो चला गया तो फौरन उसकी गीबत शुरू हो जाएगी। साहिब मजमून ने यहाँ अवाम की एक ऐसी खामी बताई है जिसे हम अपने लिए खूबी समझते हैं, वो है गीबत। इस्लाम में इसकी मुमानियत है और इसे मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर करार दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ जिससे मोहब्बत का इजहार करना होता है उसकी गीबत शुरू कर दी जाती है, और किसी का हाल अहवाल बताना मकसद नहीं होता बल्कि जिससे ज़्यादा लगाव होता है, हम जिससे ज़्यादा तवक्को रखते हैं और हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती, वो हमारी तवक्को पे पूरा नहीं उतरता, तो फिर हम उसी की शिकायत दूसरों से भी करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि ये गीबत हो सकती है। और साहिब मजमून यहाँ मज़ीद जो एक मिसरा उन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया है वो गीबत की तोजी के लिए काफ़ी है कि लोग सिर्फ ज़बान के चस्के के लिए गीबत करते हैं, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, यानी सिर्फ बात करने के लिए कोई बहाना ढूंढना है और बिला वजह किसी पर कोई भी बात, किसी की कोई भी शिकायत शुरू कर देनी है। अब जो लोग बैठे होते हैं महफिल में वो उठना नहीं चाहते, उन्हें पता है जैसे ही वो उठे फौरन उनकी शिकायतों का अंबार लग जाएगा, फौरन उनकी बुराइयां शुरू हो जाएंगी। मर्द पहले बहस करते हैं फिर लड़ते हैं, औरतें पहले लड़ती हैं और फिर बाद में बहस करती हैं। मुझे सानियो जिक्र तरीका ज्यादा माकूल नजर आता है, इसलिए कि इसमें आइंदा समझौते और मेल मिलाप की गुंजाइश बाकी रहती है। अब यहाँ बहस मुबाहिसे के दो तरीके साहिब मजमून ने बताए हैं और उसमें से उनका कहना है कि दूसरा तरीका ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि बहस मुबाहिसा शुरू होता है मर्दों के हवाले से और औरतों के हवाले से बात की गई है कि मर्द पहले बहस करते हैं और फिर लड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि औरतें पहले लड़ती हैं, दिल का गुबार निकालती हैं, तमाम रंजिश खत्म हो जाती है और उसके बाद इंसान सब्र कर लेता है। तो यहाँ यही कहते हैं कि औरतें पहले लड़ती हैं और फिर बाद में बहस करती हैं,
اور بات کی تل کلامی واقعے کو مزید بڑھا دیتی ہے، جبکہ پہلے لڑ کے بعد میں بحث کرنا، اس سے غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ پہلے لڑنے اور بعد میں بحث کرنے کے دوران کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ ہوتا ہے جو ان کو سمجھوتے کی جانب لے آتا ہے، جبکہ آخر میں لڑائی کرنے سے میل ملاپ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اگلا اقتباس: جس وقت مسلمانوں نے اندلس فتح کیا تو وہاں کے بڑے گرجا میں چوٹی کے مسیحی علماء اور فقہا اس مسئلے پر کمال سنجیدگی سے بحث کر رہے تھے کہ سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ صاحب مضمون نے دراصل یہاں پر چارپائی کے حوالے سے چارپائی پر بیٹھنے والے افراد کی تعداد کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ بحث کو جتنا بڑھا لیا جائے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بحث کے بڑھنے سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے، توانائی ضائع ہوتی ہے، آپس کے تعلقات بھی کشیدہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ صرف ایسی بحث جس کا کوئی مقصد نہ ہو، بحث برائے بحث کے تحت ذلت اور رسوائی مقدر بنتی ہے۔ یہاں اندلس کی مثال دی گئی ہے، جس کے مسیحی علماء خام خواہ کے ایسے مباحث میں مصروف تھے اور انہیں دنیا کے ارد گرد کی کوئی خبر نہ تھی، اور ایسے مباحث جن سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا، جس کی وجہ سے غلامی کا شکار ہوئی۔ نتیجہ یہ کہ بحث برائے بحث کے نتیجے میں مشکلات میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، لیکن عقل مندی اس میں کہیں پنہاں نظر نہیں آتی۔ اگلا اقتباس: فرنیچر سے مجھے کوئی چڑ نہیں، لیکن اس کو کیا کیجئے کہ ایشیائی مزاج نیم خیزی اور نیم درازی کے جن زاویوں اور آسائشوں کا عادی ہو چکا ہے وہ اس میں میسر نہیں آتی۔ صاحب مضمون نے یہاں چارپائی کا موازنہ یورپی فرنیچر کے ساتھ کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یورپی فرنیچر برا نہیں لگتا، لیکن در حقیقت ایشیائی قوم کا مزاج ایسا ہو چکا کہ آدھے سوئے آدھے جاگے پڑتے ہیں، یا آدھے بیٹھے آدھے لیٹے انہیں آرام کرنے کی عادت ہو چکی ہے۔ تو جس طرح کے زاویے اور آسائشیں ہمیں چارپائی پر بیٹھنے میں میسر آتے ہیں، ہمیں یورپی فرنیچر میں میسر نہیں آتے۔ یورپی فرنیچر ضرورت کے تحت ایجاد ہوا، بیٹھنے کی ضرورت پیش آئی، کرسی وجود میں آ گئی، پڑھنے کے لیے اور دیگر کام کرنے کے لیے میز وجود میں آئی، لیکن چارپائی واحد ایسی چیز ہے جو تمام تر کاموں کے لیے استعمال ہوتی آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایشیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھانے میں پیش ہیں۔ اردو میں چارپائی کی جتنی قسمیں ہیں، اس کی مثال اور کسی ترقی یافتہ زبان میں شاید ہی مل سکے۔ کھاٹ، کھٹا، کھٹیا، کھٹولا، کھٹولی، کھٹ، چھپر کٹ، کھرا، کھری، جھلگا، پلنگ، پلنگڑی، ماچ، ماچی، ماچا، چارپائی، نواری، مسہری، منجی۔ یہ نامکمل سی فہرست صرف اردو کی وسعت ہی نہیں بلکہ چارپائی کی ہمہ گیری پر دال ہے، اور ہمارے تمدن میں اس کا مقام اور مرتبہ متعین کرتی ہے۔ اس اقتباس میں صاحب مضمون نے چارپائی کے لیے مختص کردہ مختلف نام بتائے ہیں، اس کے لامحدود استعمالات کے ساتھ بتائے ہیں، اس کی مختلف اقسام کی وضاحت کرتے ہوئے بتائے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ صرف اردو ہی اتنی وسیع زبان نہیں جس میں چارپائی کے لیے مختلف نام ہیں، بلکہ مختلف نوع استعمالات کی وجہ سے چارپائی کو مختلف نام دیے گئے، اور یہ ایسے نام ہیں جو چارپائی کے مختلف استعمالات کی دلیل بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری تہذیب میں اس کا مقام اور مرتبہ بلا شبہ بہت زیادہ ہے۔ چارپائی کی سب سے خطرناک قسم وہ ہے جس کے بچے کھچے اور ٹوٹے ادوانوں میں اللہ کے برگزیدہ بندے
महज अपनी कुव्वत ईमानी के जोर पर अटके रहते हैं। इस किस्म के झलंगे को बच्चे बतौर झूला और बड़े बूढ़े आला तज़किया नफ्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऊंचे घरानों में अब ऐसी चारपाइयों को गरीब रिश्तेदारों की तरह कोने खुदरों में आड़े वक्त के लिए छुपा कर रखा जाता है। खुद मुझे मिर्जा अब्दुल वदूद बेग के यहाँ एक रात ऐसी ही चारपाई पर गुजारने का इत्तेफाक हुआ जिस पर लेटते ही अच्छा भला आदमी नून गुन्ना बन जाता है। साहिबी मजमून ने यहाँ टूटी हुई चारपाई का जिक्र किया है और बताया है कि वो चारपाई बहुत खतरनाक होती है, जिसे बच्चे बतौर झूला इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके बांध टूट चुके होते हैं। जगह जगह से टूटने की वजह से किसी भी वक्त चारपाई से गिरने का खदशा रहता है और ऐसे में वो लोग जो इस पे बैठना गवारा कर लेते हैं वो इसको अपने नफ्स पर काबू पाने के लिए गोया इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनकी आजमाइश मकसूद है कि वो किस तरह से चारपाई पर बैठने की आजमाइश में पूरा उतरते हैं और गिरते नहीं हैं। बड़े घरों में अब चारपाइयों को छुपा लिया जाता है, कहीं कोने खुदरे में रख दिया जाता है कि कभी कोई ऐसी मुश्किल पेश आए जहां मेहमान ज्यादा हो जाएं या कोई ऐसी मुसीबत या आफत आए कि लोगों को बरतना पड़ जाए, तो ऐसे में चारपाइयां महफूज कर ली जाती हैं। और साहिब मजमून ने खुद यहाँ अपने दोस्त के यहाँ रात गुजारने की मिसाल दी कि उन्हें ऐसी ही टूटी हुई चारपाई पेश की गई जिस पर लेटते ही वो गोया जमीन बोस होने के करीब पहुंच गए। अगला इक्तबास। कदीम जमाने में वजन करने की मशीन इजाद नहीं हुई थी तो शाइस्ता औरतें चूड़ियों के तंग होने और मर्द चारपाई के बांध के दबाव से दूसरों के वजन का तखमीना करते थे। उस जमाने में चारपाई सिर्फ मीज़ान जिस्म बल्कि मयार अमाल भी थी। नतीजा ये कि जनाजे को कंधा देने वाले के वजन की बिना पर मरहूम के जन्नती या उसके बरक्स होने का ऐलान करते थे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि हमारे यहाँ दुबले आदमी की दुनिया और मोटे की उकबा आमतौर से खराब होती है। यहाँ मीज़ाने जिस्म का वक्त लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, मीज़ाने जिस्म बल्कि मयारे अमाल भी थी कि जिस्म के वजन का अंदाज़ा पहले ज़माने में चारपाई पर बैठने से लगाया जाता था कि चारपाई किसी के वजन से कितनी झुक जाती है। इसी तरह साहिब मजमून ने यह भी बताया है कि ख़वातीन पुराने ज़माने में हाथों में पहने जाने वाली चूड़ियाँ उन्हें जितनी तंग होने लगती, गोया उनकी कलाई मोटी होती चली जाती, तो उससे उन्हें वज़न बढ़ने का अंदाज़ा हो जाता और मर्द चारपाई पर बैठने से अंदाज़ा लगाते थे और इस वज़न जिस्म के वज़न का अंदाज़ा लगाना मुमकिन था। बल्कि मरने के बाद अगर जो जनाजा जिसका ले जाया जा रहा हो उसका वज़न अगर ज़्यादा होता तो ये समझा जाता कि गोया ये कोई बहुत ही बुरा शख्स है जिसका मौत के बाद वज़न ज़्यादा हो गया। इसीलिए यहाँ साहिब मजमून ने एक तंजिया अंदाज इख्तियार किया कि मरहूम के जन्नती या उसके बरक्स होने का ऐलान कर दिया जाता था। और फिर मज़ीद ये बताते हैं कि हमारे यहाँ दुबले आदमी को दुनिया वाले जीने नहीं देते और मोटे आदमी को मरने के बाद बुरे अल्फाज में याद किया जाता है कि ज़रूर इसने कुछ ऐसा बुरा अमल किया था जिसकी वजह से उसका वज़न इतना बढ़ गया कि मरने के बाद उसका जनाजा भारी हो गया। अगला इक्तबास। गुंजान मोहल्लों में औरतें इसी आम फहम इस्तिआरे का सहारा लिए कोस्ती सुनाई देंगी। इलाही तन तन कोह टपके, मचमचाती हुई खाट निकले। दूसरा भरपूर जुमला बद्दुआ ही नहीं बल्कि वक्ते ज़रूरत निहायत जामे और माने सवाने उम्री का काम भी दे सकता है, क्योंकि इसमें मरहुमा की उम्र, नामुरादी, वज़न और डील के मुतालिक निहायत फसीह इशारे मिलते हैं। नेज़ इस बात की सनद मिलती है कि राही मुल्क अदम ने वही कम खर्च बाला नशी वाला वसीला नकलो हमल इख्तियार किया। इसकी जानिब मीर इशारा कर चुके हैं। तेरी गली में सदा एक कशंदाए आलम, हजारों आती हुई चारपाइयां देखी। इस इक्तबास में साहिब मजमून ने
ख़वातीन की लड़ाई के हवाले से बाज़ जुमले बताए हैं जो वो बद्दुआ के तौर पर देती हैं कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी जो मैयत भी निकले उस पर चारपाई की चरचराहट की वजह से लोग तुम्हें बातें सुनाएं, कि जिसमें यहाँ कहा जा रहा है दूसरा भरपूर जुमला बद्दुआ ही नहीं बल्कि वक्त ज़रूरत नहायत जामे और माने समाने उम्री का काम भी दे सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मरने के बाद अगर वज़न से आधा हो जाएगा तो यही कहा जाएगा कि इसका नामा एमाल बुराइयों से भरा हुआ था, या इसकी ये ज़िंदगी में और आखिरत में भी नामुराद ही रहेगी, या इसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, या इस तरह की बातें जो लोग किसी के मरने के बाद अगर उसका वज़न ज़्यादा हो तो कहने लगते हैं। तो एक बद्दुआ ही नहीं बल्कि सवाने उम्री की तरफ भी इशारा कर दिया साहिब मज़मून ने। और यहाँ ये भी बताया गया कि मरने वाले ने चारपाई पर ही मरने वाले को कब्रिस्तान की तरफ लेके जाया जा रहा है, तो गोया कम खर्च बाला नशी, यानी खर्चा भी कम हुआ और आगे हमारा काम भी पूरा हो गया। तो यही वसीला नकलो हमल जो है इसकी बुनियाद है, जिसकी बिना पर साहिब मज़मून ने ख़वातीन की लड़ाई में आम तौर पर बोले जाने वाले जुमले को भी बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल कर डाला। यहाँ मीर का एक शेर भी बयान कर दिया गया है। अब कुछ इस शेर की भी वजाहत कि मीर का कहना है कि उनके महबूब की आंखों की काट इस कदर थी कि आशिकान की मौत का सबब बन गई। इसकी सेहर अंगेज निगाहों की ताब न लाते हुए सिवाय कब्रिस्तान पहुंचने के और कोई चारा ही ना रहा। यही चक्कर रहा कि आशिक मरते चले गए और चारपाइयां उठती चली गई। मीर के इस शेर के साथ मुसन्निफ इस बद्दुआ वाले जुमले को बताते हैं कि जब किसी को बद्दुआ देनी हो या बुरे कलमात से नवाजना हो तो लोग कोढ़ जैसी बीमारी का हवाला देते हुए लोगों को चारपाई पर बतौर जनाजा मैयत की तरह लेटे रहने की भी बद्दुआ देते हैं। अब कुछ इस मजमून पर तनकीदी जायजा हो जाए। फनी लिहाज से देखा जाए तो उनके मजमून चारपाई और कल्चर में मज़ाहिया सूरत वाक़या को खूबी से बरता गया है और कारी हर सतह पर बरजस्तगी का कायल हो जाता है। इनका ये सबसे बुलंद पाया मजमून है जिसे उर्दू अदब में ख़ास मुकाम हासिल है। यहाँ साहिब मजमून ने चारपाई के ज़रिए ना सिर्फ ये कि हमारी तहजीब व सकाफ़त को सामने ला खड़ा किया है, बल्कि उनका कमाल यह है कि एक मामूली सी चीज़ चारपाई के ज़रिए हमारी नशिस्त व बर्खास्त से लेकर हमारे रोज़मर्रा के रवैयों तक हर बात को ज़ेरे बहस ले आए हैं। उन्होंने इस मजमून में इंसानी नफ्सियात की भी भरपूर तर्जुमानी की है और इस अंदाज में की है। उनकी गिरफ्त इंसानी नफ्सियात पर इतनी मजबूत है कि हर शख्स उनके मिजाह में अपना शख्सी हिस्सा ढूंढने लगता है। यूसुफी साहब के दीगर मज़ामीन की तरह इस मजमून में भी इंशाइये का रंग मौजूद है, यानी बात से बात पैदा की गई और मिजाह तख्लीक किया गया है जिसका ताल्लुक हमारे गिरदो नवा से है। तो यही एक ऐसी उनकी खूबी है जो बाकी तमाम तंज़ो मज़ाह निगारों के लिए बाइसे तकलीद है। और इसी हवाले से डॉक्टर असलम फारूकी कहते हैं कि यूसुफी ऐसी भरपूर आवाज़ है जिसकी दिलफरेबी, जिसकी तनाज़ी काबिल ज़िक्र है। उसका तर्ज़ बयान, अदबियत, ज़हानत और बरजुस्तगी अपनी मिसाल आप है। वो बात से बात पैदा नहीं करता बल्कि बात खुद को उनसे कहलवा कर एक तरह की तमानियत और इफ्तिखार महसूस करती है। अजीज़ तलबा, इन अल्फाज के साथ ही मेरा आज का ये लेक्चर यहीं तमाम हुआ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।